हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सेकंड टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट। तो आज ही हम ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। आपने अगर पिछली वीडियोस की नहीं देखी है, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और पिछली वीडियोस देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और उसमें हीट एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं हम। देखिए, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नेमली सॉलिड लिक्विड गैस। हम सभी जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे कि होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सेम मैटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 फेसेस। मीन्स कोई भी एक मेटल तीनों स्टेट्स में हो सकता है। जैसे कि आपने वाटर देखा है, तो वाटर वेपर्स फॉर्म में होता है, मीन्स गैसेस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। इसलिए द सेम मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फेसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस अलग अलग हैं तो एक भी मटेरियल तीनों स्टेट में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर आइस में होता है, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड है, वाटर है तो वो लिक्विड है, और वो स्टीम के फॉर्म में मीन्स वेपर्स के फॉर्म में तो वो गैस है। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर तीनों कंडीशंस में अलग अलग होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ फेज़। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी भी सब्सटेंस का वन स्टेट से उसे दूसरी स्टेट में चेंज कर देते हैं, चाहे हम सॉलिड से लिक्विड करें, चाहे लिक्विड से गैस करें, चाहे गैस से सॉलिड करें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ फेज़ और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट। ये किस तरीके से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से ये चेंज करता है अपनी स्टेट को। तो ये किस तरीके से हीट का यूज़ करके ये किस तरीके से अपनी स्टेट को चेंज करता है, ये भी हम चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, ये आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर हमें सॉलिड से गैस में करना हो डायरेक्ट तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को। और अगर हमें सॉलिड से लिक्विड करना तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, और हमें लिक्विड से गैस करना तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। मीन्स देखिए, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना मीन्स अगर हमारे पास आइस है और हमें उसे वाटर बनाना है तो हम उसे मेल्ट कर देंगे। अगर हमारे पास वाटर है और हमें उसे गैस बनाना है तो हम उसे बॉईल कर देंगे, वेपराइज कर देंगे। और अगर हमारे पास कोई गैस है और हमें उसे सॉलिड में करना है तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है। और अगर हमें गैस से लिक्विड करना है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। एंड अगर हमें लिक्विड से सॉलिड करना तो फ्रीजिंग, जैसे कि हमें वाटर से आइस बनाना होती है तो हम फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये थे कुछ चेंज ऑफ फेज़, जो कि इनकी कुछ ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो आपको ये बस ये याद करना है कि इसको किसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज इज़ नोन एज मेल्टिंग। मीन्स जब हम सॉलिड से लिक्विड में करते हैं चेंज तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ये बिल्कुल बेसिक है। एंड उसका ये जो रिवर्स होता है, मीन्स जब हम लिक्विड से सॉलिड करते हैं तो इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। मीन्स सॉलिड से लिक्विड फेज़ होगा तो वो मेल्टिंग होगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड फेज़ होगा तो वो फ्रीजिंग होगा। एंड चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। और इसका रिवर्स मीन्स जब हम कहते हैं वेपर टू लिक्विड तो उसको हम कहते हैं लिक्विफेक्शन, और कंडेंसेशन भी कहते हैं। मीन्स इसका ये दोनों का एक ही वर्ड है, मीनिंग एक ही है दोनों का, बस नाम अलग अलग है। और अगर हम डायरेक्ट चेंज कर दें सॉलिड को सीधे वेपर में तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और इसका अगर रिवर्स कर दें तो वो नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं भी आपको बता ही चुका हूँ कि जब हम सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। तो देखिए, जिस टेम्परेचर पे
एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है और वो कुछ 10 या 20 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है, तो बेसिकली तो जो भी 10 पे हो रही है मान लीजिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो मीन्स जिस भी टेम्परेचर पे स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। द रिवर्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड विद द रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका उल्टा प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स बेसिकली जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, बेसिकली हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग। मीन्स जब मेल्टिंग होती है तो बाहर से सराउंडिंग से हीट ली जाती है किसी भी सिस्टम में, एंड इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये इसका बेसिकली उल्टा जो होता है वो फ्रीजिंग में होता है। मीन्स फ्रीजिंग में क्या होता है कि हमें हीट सराउंडिंग को देनी होती है और मेल्टिंग के प्रोसेस में हम सराउंडिंग से हीट लेते हैं। सो देखिए ये आपको एग्जांपल दिया गया है। देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस था और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, मीन्स ये सिर्फ स्टेट चेंज है, टेम्परेचर सेम है। मान लीजिए यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी यूज़ किया हुआ है, क्या डेफिनेशन में हमने यूज़ किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर बस यहाँ पे ये आइस है, मीन्स यहाँ पे ये सॉलिड है और यहाँ पे ये लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आ गया है लिखा। तो यहाँ पे बस स्टेट चेंज हुई है पर टेम्परेचर सेम है, तो इसी को हम कहते हैं। देखिए तो ये है मेल्टिंग प्रोसेस जो आपको ऊपर दिखाया गया, और इसका अगर हम अपोजिट कर दें तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग। फॉर प्योर सब्सटेंसेज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट आर आइडेंटिकल। मीन्स जैसे कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो 100% प्योर क्वांटिटी होती है, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस चेंज हो रही है वाटर में, तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही ये आइस वाटर भी आइस में चेंज हो जाएगा। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग इज सेम एज रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। मीन्स मान लीजिए कोई आइस है और उसे मीन्स मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसे लिक्विड में होना है, तो वो कुछ हीट सराउंडिंग से लेगा और फिर वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। तो मान लीजिए वो 10 जूल्स की एनर्जी ले रहा है मेल्टिंग के दौरान, तो अगर आइडियल सब्सटेंस है मीन्स प्योर सब्सटेंस है तो वो फ्रीजिंग के दौरान भी 10 जूल ही लेगा। मीन्स सेम अमाउंट ऑफ हीट ये यूज़ करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मीन्स उल्टा होता है। देखिए जब मेल्टिंग होती है तो वो सराउंडिंग से 10 जूल लेता है, और जब फ्रीजिंग होती है तो 10 जूल वो सराउंडिंग में एग्जिबिट कर देता है, मीन्स रिलीज़ कर देता है सराउंडिंग्स में एनर्जी 10 जूल। तो मीन्स एनर्जी यहाँ पे सेम रहती है। तो ये होता है प्योर सब्सटेंस के केस में। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर ये इसके प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो हम वो देखते हैं। तो देखिए पहला होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। मीन्स जब मेल्टिंग हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है, ये अभी बेसिकली हमें देखना है। तो देखिए सम सब्सटेंस लाइक आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। जो आइस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मेल्टिंग पे। मीन्स आइस पे क्या होता है, वो आइस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हीटिंग मेल्टिंग पे, तो मीन्स उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, आइस का डिक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। एंड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 1.091 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन मेल्टिंग बिकम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए हमारे पास इतनी आइस है जिसका वॉल्यूम ये है 1.091। तो जब उसकी मेल्टिंग हो जाती है तो मेल्टिंग के बाद उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1 हो जाता है। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है 0.091। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आइस होती है, दी अदर हैंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक वैक्स एक्सेट्रा एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग। मीन्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मेल्टिंग होने पे एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि वैक्स है इसका एग्जांपल। तो देखिए सॉलिड वैक्स क्या होती है, इतनी होती है 1.161, बट मेल्टिंग के बाद वो 1.1
0.66 हो जाती है, मीन्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं 0.05005 ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो देखिए ये बेसिकली कोई पक्का नहीं है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लेते हैं और कुछ होते हैं जो इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो जो आइस के केस में आइस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट कुछ मटेरियल जैसे कि वैक्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेते हैं ऑन मेल्टिंग। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स प्रेशर का क्या रोल है मेल्टिंग पॉइंट में। तो देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, मीन्स अगर मेल्टिंग प्रोसेस है तो जो भी सब्सटेंस का मेल्टिंग हो रही है तो बेसिकली उसके अराउंड सराउंडिंग्स में कितना प्रेशर है ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कॉन्टैक्ट ऑन मेल्टिंग डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन प्रेशर, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। मीन्स मान लीजिए जैसे कोई भी सब्सटेंस है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, बट अगर हमने वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, उस सराउंडिंग में प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या पता वो 50 और 40 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट हो जाए। मीन्स प्रेशर बढ़ाने पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, मीन्स और कम टेम्परेचर पे बॉडी मेल्ट हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0.0072 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है जब हम प्रेशर को 1 atm बढ़ा देते हैं। बेसिकली atm यहाँ पे क्या है, atm यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बेसिकली यूनिट होती है प्रेशर की। तो अगर हम प्रेशर को 1 atm बढ़ाते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कम हो जाता है 0.0072 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। ऑन दी अदर हैंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस सच एज वैक्स विच एक्सपेंड ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, मीन्स वो सब्सटेंसेज जिनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है मेल्टिंग के दौरान, तो क्या होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स अगर किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनका क्या रोल होता है मेल्टिंग पॉइंट के दौरान। तो आप देख सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, मीन्स कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। दिस फैक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग सॉल्ट टू द आइस, मीन्स अगर हम किसी वाटर में किसी आइस में अगर हम है ना सॉल्ट डाल दें तो आइस सॉल्ट की प्रेजेंस में जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी वाटर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। तो देखिए द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसियस फेज ऑन हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में उसे चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। एंड जिस टेम्परेचर पे ये वेपोराइजेशन अकर होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जिस टेम्परेचर पे लिक्विड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर या फिर ऑफ अ सब्सटेंस। तो बेसिकली तो सिंपल डेफिनेशन है तो मैंने आपको ये बता दी। सेकेंड डैश में सिमिलरली द चेंज ऑफ वेपर टू लिक्विड फेज ऑन कूलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मीन्स जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस जिसमें वेपर्स लिक्विड में चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। एंड द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन अकर तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर, मीन्स जिस टेम्परेचर पे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर स्टेट चेंज होती है लिक्विड स्टेट में उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर। और देखिए ये प्योर सब्सटेंस के लिए ये दोनों बराबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट में बताया था, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट में सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जिस तरीके से अभी हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट इसी तरीके से अब हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी देखेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग, तो ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड्स ऑन बॉइलिंग, मीन्स अगर हम कोई भी लिक्विड्स का जो बॉइलिंग कर देते हैं तो उसमें क्या होता है सारे लिक्विड एक्सपेंड होते हैं। जैसे कि वाटर है वो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो कितना हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा उसका वॉल्यूम। देख रहे हैं आप वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ हो चुका है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन बॉइलिंग। और ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको वाटर का बता दिया है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स प्रेशर का क्या रोल होता है बॉइलिंग पॉइंट में। तो देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रेशर, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना कम प्रेशर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर एट 1 एटमोसफेयर प्रेशर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम सभी जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें एक थोड़े से देखिए अब इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है प्रेशर का ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेशर कुकर में वाटर होता है वो बॉयल होता है 120 डिग्री सेल्सियस और 125 डिग्री सेल्सियस पे ड्यू टू द प्रेजेंट इंक्रीज़ इन प्रेशर। मीन्स मैंने अभी आपको क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्रेशर। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 1.7 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो वैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया, मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ हो चुका है। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पर यहाँ पे 120 और 125 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है। The vapor pressure inside the pressure cooker becomes nearly 1.7 times the atmospheric pressure. Means जो प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है 1.7 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एटमोसफेयर। तो देखिए प्रेशर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया है। Thus cooking of vegetables become much easier and fast in it, and they get sufficient heat energy before the water boils. Further the cooked material inside it at वेरी हायर टेम्परेचर। तो मीन्स इस पे प्रेशर कुकर में जो फूड हम बनाते हैं मीन्स ये ज़्यादा सरल होता है एज़ कम्पेयर टू हम दूसरे मटेरियल्स में दूसरे यूटेंसिल्स में बनाएं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसकी वजह से जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छे से कुक हो जाती हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है एट हाई एल्टीट्यूड सच एज हिल्स एंड माउंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। मीन्स जैसे कि जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, हिल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के कम जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस पर फिर कुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करने पे क्या होता है कि वहाँ पे हाल वाटर बॉयल हो जाता है जिसकी वजह से हम कुकिंग नहीं कर सकते। तो ये था इसका सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है व्हेन उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। देखिए अगर इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है बेसिकली, देखिए हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग। मीन्स जब मेल्टिंग होती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, और इक्वल एनर्जी लिबरेट होती है जब हम लिक्विड मतलब जब फ्रीजिंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है हीट एनर्जी लिबरेट होती है, सराउंडिंग में लिबरेट होती है, तो विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसमें कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। सिमिलरली हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। मीन्स जब वेपोराइजेशन होता है तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होती है, एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ लिबरेटेड बाय द वेपर ड्यूरिंग कंडेंसेशन। मीन्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट होती है जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और इन चारों प्रोसेस में कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। सो सिंस द हीट energy exchanged in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature। मीन्स ये सारे प्रोसेस में हम ना ही कोई बाहर से एक्सटर्नल हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना ही हम हीट ले रहे हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हिडन इन द सब्सटेंस। मीन्स जो भी सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग वेपोराइजेशन कुछ भी हो रहा है तो मीन्स उसकी ये खुद की एक हिडन एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। मीन्स इसको हम एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह से ट्रीट कराया जाता है, जैसे कि जो कि उसकी खुद की मॉलिक्यूल्स की होती है, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में ना ही हम हीट दे रहे हैं ना ही हम हीट ले रहे हैं, बट फिर भी इसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, तो ये बेसिकली ये अपने आप ही कर रही है। तो मीन्स ये अपने आप इसकी हीट चेंज हो रही है, और हीट का यूज़ करते हुए ये अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो ये जो हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसको बेसिकली हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी है।
ये हिडन एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स में अपने आप ही रहती है, ये सब्सटेंस की हिडन एनर्जी होती है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये था लेटेंट हीट। और जब हम लेटेंट हीट को यूनिट मास से कंपेयर करने लगते हैं, मींस जैसे कि मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी पूरी बॉडी के लिए है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी तरीके से लेटेंट हीट पूरे सब्सटेंस के लिए है। और पर हम जब यूनिट मास की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसका एक फॉर्मूला होता है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एल। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड फॉर द फेज ऑफ चेंज। मीन्स जब किसी भी सब्सटेंस ने अपना स्टेट चेंज किया तो उसमें कितनी हीट उसने एक्सचेंज करी, मीन्स सराउंडिंग को दी या सराउंडिंग से ली, तो अपॉन मास, मतलब पूरा मास क्या है उसका, तो हम यूनिट मास के लिए उसे निकाल लेंगे। तो अगर इसमें पूरा अगर उसने क्यू हीट यूज़ करी है और उसका मास एम है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वस टू क्यू अपॉन एम, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वस टू एल एम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्यूजन। तो ये देखिए, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए ये मेल्टिंग की, और मेल्टिंग में हम सभी जानते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है। तो बेसिकली हर एक यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए कि इसका स्टेट चेंज हो जाए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो बेसिकली हम उसको ही कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसी तरीके से हर एक यूनिट मास को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर हमें कितनी हीट देना पड़ेगी, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मैंने आपको ये दोनों बता दिए हैं। अब देखिए, फॉर अ प्योर सब्सटेंस द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज सेम एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मीन्स मैंने अभी आपको बताया प्योर सब्सटेंस के लिए दोनों इक्वल होंगी। और इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट की, तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, डेट क्यू इज इक्वस टू एल एम। तो अगर हम एल को सब्जेक्ट बनाए तो आ जाएगा क्या, क्यू अपॉन एम। तो क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू होता है जूल्स, और एम क्या होता है मास, तो केजी आ जाएगा ऐसा यूनिट में। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर केजी। और इसकी कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि हीट को हम कैलोरी से भी डिनोट करते हैं, और जो मास होता है वो ग्राम में भी हो सकता है। इसी तरीके से किलो कैलोरी पर केजी। तो ये इसकी हायर यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं ये।